हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवन स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं वाई सिंह आप सबके साथ एक बार फिर से जी के मॉक टेस्ट का पार्ट 9 लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, तो देखते हैं फिर आज का पहला सवाल दिया हुआ है, रेडियो सक्रियता स्ट्रोंशियम 90 के कारण होने वाला कैंसर या कौन सा कैंसर हो सकता है। तो दोस्तों, रेडियो स्ट्रोंशियम 90 के कारण बोन कैंसर होता है, यानी कि अस्थि कैंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें टिश्यू कैंसर भी हो सकता है इससे। ठीक है दोस्तों, टिश्यू कैंसर, ल्यूकेमिया वगैरह ये भी हो सकते हैं स्ट्रोंशियम 90 के कारण। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, ओजोन परत मापने की इकाई है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्शन दिए हुए हैं डेसिबल, पार्सेक, टेस्ला और डॉप्सन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉप्सन। अच्छा, या खोज किसने की थी इसकी, माप सबसे पहली बार किसने मापा था? तो डॉप्सन ने मापा था। किसको? ओजोन परत को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, डेसिबल ध्वनि का होता है, पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और इसके अलावा कौन सा, जो टेस्ला है ना, ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है इससे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है किससे? टेस्ला से। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी दोस्तों? इसमें दोस्तों 80% स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। केप ऑफ गुड होप की खोज की थी दोस्तों बार्थोलोम्यू डियाज ने। किसने की थी दोस्तों? बार्थोलोम्यू डियाज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, कब की थी अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो 1487 में, 1487 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भूमि का जल, अगला सवाल है, भूमि का जल रोम तक किस दबाव से पहुंचता है या किस सिद्धांत से पहुंचता है? तो ये पहुंचता है दोस्तों केशकत्व या केश का दबाव के कारण पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, बहुत सी परीक्षा में सवाल पूछा भी जा चुका है। तो कथकली होता है केरल से संबंधित। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अच्छा, आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। कर्नाटक का होता है यक्षगान। राजस्थान का घूमर, हर कोई जानता है। तमिलनाडु का मोहिनीअट्टम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? केरल। देखते हैं अब अगला सवाल दिया हुआ है, फलों का मीठा स्वाद निम्न में से किसके कारण होता है? तो फलों में मिठास किसके कारण होती है दोस्तों? फलों में मिठास होती है दोस्तों फ्रक्टोज के कारण। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ज़्यादातर मोस्टली इसमें लैक्टोज लगाते हैं स्टूडेंट। लैक्टोज का संबंध दूध से होता है दोस्तों। तो फलों का अगर पूछा जाए मीठापन, तो फ्रक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अब अगला सवाल, राज्य अपहरण या राज्य हरण की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने की थी, या पारित की थी, या लागू की थी, या चलाया था, जो भी है। तो देख लेते हैं इसको किया था दोस्तों, हर कोई जानता है। इसके अंतर्गत झांसी, सतारा, नागपुर, ये सब रियासतें हड़पी गई थी। तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से कब तक रहता है? 1856 तक। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि के जो तात्कालिक कारण होते हैं वो कौन उत्पन्न करता है? यही लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी को कुछ सुधार के लिए भी याद किया जाता है, जैसे PWD विभाग इसी के साथ समय में आया था, और डाक सेवा, तार सेवा, ये सब सुधार किसने करवाए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? लोहा, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा अभ्रक।
अच्छा, अगर सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पे होता है, वो पहले नंबर पे है चाइना। ठीक है दोस्तों, दूसरे पे इंडिया आता है। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है। ये पूछ रहा है बेचने में या विश्व में जो आपूर्ति करवाता है वो भारत सबसे ज़्यादा करवाता है, किसकी, अभ्रक। या आसान सी भाषा है, अब अभ्रक जो दुनिया की मार्केट में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ का होता है, इंडिया का। कितना, लगभग 60%, और बाकी 40% में पूरी दुनिया। अच्छा, तो चाइना का कहाँ जाता है, चाइना का ज़्यादातर अभ्रक चाइना वाले खुद ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। सवाल दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है दोस्तों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, इसका वो सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CaOCl2। ठीक है दोस्तों, ये कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है सिख सेना कहलाती है निम्न में से क्या कहलाती है, अकाली, सिंह दल, खालसा, गुरुद्वारा। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। सिख सेना को क्या कहते हैं, खालसा। अच्छा, खालसा पंथ या खालसा की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह। अगर ऐसा पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह कौन क्रम में कौन से नंबर के गुरु थे, तो किस नंबर के थे, 10वें और या आखिरी। ठीक है, इनके बाद गुरु का पद समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, कब की थी, तो ये इन्होंने की थी 1699 ईस्वी में। ठीक ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खालसा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भूदान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद चालू होता है, या ऐसा बोल दें तो भी गलत नहीं होगा कि स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा होता है, पहला आंदोलन भूदान आंदोलन। इसकी शुरुआत किसने की थी, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में चलाया था। कहाँ पे, दक्षिण भारत या कह सकते हैं तेलंगाना में। अच्छा, ये था क्या, ये था स्वेच्छा से अपनी भूमि को दान में देना। यानी कि जैसे किसी किसी के पास उस समय बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो सरकारी नियम के हिसाब से तो चल ही रहा था सब कुछ, लेकिन जो अपनी मर्जी से देना चाहता है, तो वो शुरुआत किसने की थी, आचार्य विनोबा भावे ने 1951 से। और उत्तर भारत में ऐसे भी सवाल आता है, उत्तर भारत में भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो उत्तर भारत में कौन करता है, जेपी नारायण। जेपी नारायण, अच्छा, जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण। ये जुड़ जाते हैं इस आंदोलन से 1953 में, उत्तर भारत की तरफ इसका प्रचार प्रसार करते हैं और नेतृत्व भी करते हैं। देखते हैं अब अगला सवाल। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, ये तो हर कोई जानता है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है भारत का, गुजरात पहले नंबर पे आता है। कितनी सीमा लगती है इसकी, 1200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। अच्छा, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। और कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है यह सवाल कि पूर्वी राज्य कौन सा है। जैसे मैं पूरा समझा पढ़ के बता देता हूँ। सबसे लंबी तट रेखा वाला पूर्वी राज्य, तो आंध्र प्रदेश उसका आंसर होता है। या पश्चिमी पूछ लेता है तो गुजरात ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अब अगला सवाल। हर्षचरित के लेखक कौन थे, कालिदास, बाणभट्ट, कल्हड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट किन की रचनाएं इसके अलावा कौन कौन सी, हर्षचरित के अलावा कादम्बरी, ठीक है दोस्तों, चंडी शतक, ये इनकी काफ़ी फेमस रचना है। और एक और आती है, वो इतनी ज़्यादा परीक्षा में पूछी नहीं गई, फिर भी बता देता हूँ, पूर्व पीठिका। ये किसकी रचना है सारी, बाणभट्ट की। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला सवाल। और
अगर इनका टाइम पीरियड पूछा जाए तो 7वीं सदी यानी कि हर्षवर्धन के समय में थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे। कौन? बाणभट्ट। देखते हैं अगला सवाल। भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है दोस्तों क्योंकि ऐसा सवाल कोई सोच भी नहीं सकता है कि एग्जाम बोर्ड वाले ऐसा सवाल भी सेट कर सकते हैं। तो किसको कहा जाता है? यानी कि खुला नाला से सीधा सीधा सा संबंध है कि भारत की गंदी नदी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की गंदी नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी, जो काफ़ी बड़ी नदी भी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। उद्गम स्थल कहाँ है इसका? इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री। नोट कर लेना दोस्तों अगर जिसको मालूम ना हो। यमुनोत्री हिमनद। हिमनद मतलब ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक बाइट कंप्यूटर से किसके बराबर होता है? तो एक बाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट्स, 20 बिट्स। तो इसका एक बाइट होता है दोस्तों, ये तो फिक्स है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 बिट्स के बराबर होता है एक बाइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, अब एक चीज़ और अंडरस्टूड है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है कंप्यूटर के लिए या स्टोरेज वाली? तो ये हो जाएगी बिट्स। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अब अगला सवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है? श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्रॉम्बे और बेंगलुरु। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम मतलब केरल, केरल में है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। अच्छा, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? जो शुरुआत में जो इसका नाम रखा गया था, ये तो बाद में विक्रम साराभाई उनके सम्मान में रख देते हैं। तो इसका नाम रखा गया था थम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है दोस्तों, ये इसका मूल नाम था। फिर बाद में इसको बदल के विक्रम साराभाई के सम्मान में क्या कर देते हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लेना दोस्तों, अगर इस तरह का सवाल कहीं पूछा जाता है, अगर आपको नहीं पता है ठीक ठाक, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो अंतरिक्ष केंद्र या लॉन्च पैड जहाँ भी होते हैं, तो ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? कोशिश होती है कि इनको कहाँ पे स्थापित किया जाए? भूमध्य रेखा के समीप, ज़्यादा से ज़्यादा भूमध्य रेखा के समीप ही स्थापित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये साउथ में है, तो साउथ से यानी कि केरल से भूमध्य रेखा पास ही पड़ती है, तो कहाँ से करते हैं? केरल में है। ठीक है, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है या बंद गोभी का खाने वाला भाग कौन सा होता है या कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो है कायक कलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, 28वां बिहारी पुरस्कार निम्न में से किसे मिला है? तो 28वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? नासरा शर्मा, मनीषा कुलश्रेष्ठ और लीलाधर जगूड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नासरा शर्मा और लीलाधर जगूड़ी को तो मैं बता ही चुका हूँ कौन सा मिला है, व्यास सम्मान। तो क्या नाम बचता है? मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो इनको क्या मिला है? 28वां बिहारी सम्मान। किसके लिए मिला है? किस रचना के लिए मिला है? स्वप्न पास। ठीक है दोस्तों, अच्छा, 28वां बिहारी पुरस्कार देता कौन है? बिहारी सम्मान के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें 2.5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस बार भारत का स्थान रहा है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में
144वां। पहले पे कौन रहा है? फिनलैंड। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इस बार 4 पायदान कम ही रहा है पिछले साल की अपेक्षा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, नो स्पिन पुस्तक के लेखक कौन है? नो स्पिन, और ऑप्शन देख के तो समझ में आ ही रहा होगा क्रिकेट से सवाल लिया गया है। तो मुथैया मुरलीधरन, शेन वांग, अनिल कुंबले और सकलैन मुश्ताक, यानी कि चारों स्पिनर दिए हुए हैं, अलग अलग देश के हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन? शेन वांग। शेन वांग कहाँ के स्पिनर थे? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, ये कल का जवाब है दोस्तों, कल यही वाला सवाल पूछा था, उसका जवाब है। आज से पुराने सवालों का जवाब भी मैं दे दिया करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही कर देते हैं, जबकि सवाल मैं वही पूछता हूँ जो मैं बता चुका होता हूँ। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लेना, जिसको समझ में ना आया हो या पता ना हो उसके पहले। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अच्छा, आगे दिया हुआ है आप लोगों के लिए फिर से सवाल है, वोल्गा किस देश की नदी है? बहुत सा आसान सा सवाल है, इसके पहले मैं बता भी चुका हूँ पुराने वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। बाकी दोस्तों, हाँ, कल का वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ था, तो जिसको मालूम ना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। बाकी आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक और शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है दोस्तों, जब बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।